आलिया किस्त नंबर 174। शीरान में जो तब्दीलियां रूनमा हुई थी वो सबके लिए हैरान कुन थी। सुजाइशी को पूरी जिंदगी के मसाइब का फल मिल गया था। वो शीरान पर निसार हो रही थी। जो कुछ यहाँ हो रहा था शीरान उससे लाइल नहीं था, लेकिन इसने अपने अंदरूनी कैफियत का इजहार किसी पर नहीं किया था। वो खामोशी से हालात का जायजा ले रहा था, लेकिन वो खलिश, वो बेचैनी जो उसके रगों पे में उतरी हुई थी, किसी तो रफा नहीं हो रही थी। इस शाम कई दिन के बाद मार्लिनो से इसकी मुलाकात हुई थी। मार्लिनो अपनी अजीमुशान मुहिम से वापस आया था। रात के खाने पर वो शीरान वगैरह के साथ ही था। आप सब लोग कहाँ गायब हैं? अदनान कहाँ है मिस्टर मार्लिनो? शीरान ने पूछा। हम सब इन पहाड़ों की असर नौ में तामीर में सरगर्दा हैं शीरान। अदनान इन पहाड़ों को एक नई दास्तान देने के लिए सरगर्म अमल है। वो अपनी तारीख बना रहा है, मार्लिनो ने जवाब दिया। मेरी तारीख क्या हुई मिस्टर मार्लिनो? शीरान ने सवाल किया। तुम अदनान के बाप हो। वहजात सलामन की जिंदगी एक सादा जिंदगी थी। इसकी कहानी इसकी मौत के साथ खत्म हो गई, लेकिन शीरान ने तुराबजान और पहाड़ों को अपनी कहानी दी। मिस्टर मार्लिनो, मेरी मौत के बाद लोग एक शैतान का तज़किरा करेंगे, लेकिन मौत के बाद की कहानियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं मिस्टर मार्लिनो। लेकिन एक बात मेरे दिल में खटकती है। क्या? मार्लिनो ने बगौर शीरान को देखते हुए कहा। अदनान सलामन को एक बुरे बाप की कहानी सुननी पड़ेगी। वो लोगों की जुबान कैसे बंद करेगा? मेरे बेटे को मेरी तरफ से विरसे में सिर्फ शर्मिंदगी मिलेगी। क्या दूं मैं इसे? मैंने इसे तो परवरिश भी नहीं किया। मिस्टर मार्लिनो से कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। पहाड़ मेरे भी हैं और मेरा भी दिल चाहता है कि इन पहाड़ों से मोहब्बत करूं, कुछ दूं इन्हें। मैंने क्या दूं मिस्टर मार्लिनो? अपने वतन के लिए। तुम्हारा जो दिल चाहे करो शीरान, तुम्हें कौन रोकेगा? लेकिन मैं नई सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें आराम करने का मौका दिया था। मैंने तुम्हें तमाम सूरत हाल बताई थी। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि इन पहाड़ों में क्या हो रहा है। और मेरे कमरे में चलो, मार्लिनो ने कहा। अपने कमरे में ले जाकर मार्लिनो ने इसे अब तक की कार्रवाइयों के बारे में बताया। इसने अपने ताज़ा तरीन कारनामे के बारे में इसे बताया। शीरान मुंह खोले बैठा था। ओह शीरान, मेरा भी एक दीन है, मेरा भी एक म्यार है, कुछ उसूल है मेरे। अपने दीन, अपने म्यार, अपने उसूलों की कसम खाकर सच बोल रहा हूँ। अगर पहाड़ तुम्हारे ना होते, अगर यहाँ से शीरान की मिट्टी ना उठी होती, तो मुझे इनसे कोई दिलचस्पी ना होती। मैं तंजीम का वफादार होता, लेकिन मुझे मालूम हो कि साजिश तुम्हारे वतन के खिलाफ है तो मेरा कलेजा फट गया और मैं अपने बेटे के वतन का तहफ़्फ़ुज़ करने चल पड़ा। और ये मामला चंद लोगों का या तंजीम का नहीं, एक बहुत बड़े मुल्क का है। यहाँ नाकाम होने के बाद वो कहाँ छोड़ेंगे? क्या कुछ ना करेंगे मेरे खिलाफ? लेकिन मुझे फिक्र नहीं, मैं तुम सब पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारी धरती है शीरान। बोलो और क्या चाहते हो? शीरान का चेहरा खिल गया था। इसने मुस्कुराते हुए कहा। आपके एक एक लफ्ज़ पर यकीन है मिस्टर मार्लिनो। और मार्लिनो की आंखों से आंसू टपक रहे थे। नुमान खान को कोई अंदाजा न हो सका कि वो कितनी देर सोया। बस कंबल में लिपटे हुए और यकबस्ता हवाओं से बचने के बाद नींद ने इस पर पूरी तरह हमला किया था। और इस वक्त तक इसकी आंख नहीं खुली जब तक कि इतने तवील दिनों की नींद पूरी ना हो गई। जब वो जागा तो भूख से हल्की सी नकाहत का एहसास भी हो रहा था। पहर तौर खाने पीने की चीजें मौजूद थीं। इसने कंबल को सिरकाया और उठकर बैठ गया। इस वक्त दुनियावी लवाजमात की गुंजाइश नहीं थी, बस खुराक दरकार थी जो हाथों की पहुंच में नहीं थी। जो कुछ मिला इसने उसे ठोंस कर अपने मैदे में उतार लिया। इससे उसे बड़ी तकवीत हासिल हुई। गर्म कंबल ने बदन की वो सर्दी दूर कर दी थी जो उसकी रगों में जम गई थी। अब वो अपने आप को चाको चौबंद और फुर्तला पाने लगा। लेकिन तमाम हवास दुरुस्त होने के बाद इस पर एक बार फिर वही कैफियत तारी हो गई जिसके ज़हन पर शुरू से तारी रही थी। इसी तरह हुकूमत को इस साजिश से खबरदार कर दे ये कि इन पहाड़ों के खिलाफ एक मुकरू घिनौनी साजिश की जा रही है। नुमान खान ने महसूस किया था कि जिस मिशन की तकमील के निकला है वो इतना आसान नहीं होगा जितना इसने समझ लिया है। यकीनन इसे बारहा जिंदगी और मौत की बाजी लगानी होगी और इसकी वजह इन इलाकों से नावाकिफियत थी। बहुत देर तक वो काहिलों के इस अंदाज में बैठा सोचता रहा और फिर अपनी जगह से उठकर कैबिन बाहर निकल आया। लेकिन बाहर निकलते भी इसने कंबल अपने बदन के गिर्द लपेट लिया था। गार से निकलने के बाद वो थोड़ी देर तक चलता रहा। किसी बुलंद जगह पहुंचकर किसी समत का अंदाजा करना चाहता था, लेकिन जब इसे ऊंची जगह मिली वो इस पर चढ़ा तो इसने एक अजीब मंजर देखा। 4 जीपें थी जो एक नाहमवार सी पगडंडी पर सुस्त रफ्तारी से दौड़ती हुई समत आ रही थी। नुमान खान ने फुर्ती से पिस्तौल निकालकर हाथों में ले लिया। जीपों में बैठे बहुत से अफराद इसे नजर आ रहे थे। यकीनन इसी शख्स के साथी मालूम होते थे। क्या वो इस गार की समत आ रहे हैं? क्या करना चाहिए? कोई फैसला करना जरूरी था। चंद लम्हात तक अपने ज़हन को सिलसिले पे आबादा करता रहा। उसे क्या करना चाहिए? इन लोगों की निगाहों से छुपना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इलाका उसे पनाह दे सकता था, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं था कि वो गैर मुतल्लिकी हों? इसके इम्कानात थे कि अगर गैर मुतल्लिक लोग हों तो इस वक्त इसके मददगार बन सकते हैं,
یا وہ اپنے آپ کو اس حالات کے لیے تیار کر لینا چاہیے یا پھر ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ان دونوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ جیپیں آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ پھر اس نے خوفناک خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر ان لوگوں کو یہاں سے گزرنے دیا جائے اور اپنے آپ کو ان سے پوشیدہ رکھا جائے تو آزادی تو ضرور برقرار رہے گی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی منزل اس کی زندگی میں ملے گی یا نہیں۔ البتہ یہ لوگ اگر کسی طرح اس کے مددگار بن جائیں اور کسی ایسی بستی تک ہی چھوڑ دیں جو اس کے لیے معاون و مددگار ہو تو پھر شاید بات بن جائے۔ اور یہی فیصلہ کیا تھا اس نے، ان سے پوشیدہ نہ رہا جائے۔ چنانچہ وہ ان کا انتظار کرنے لگا۔ جیپیں جس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے غار کے آگے سے گزریں گی۔ وہ ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور غار کے سامنے ایک چٹان پر لیٹ کر اس نے کمبل اپنے بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ اس میں تھوڑا سا رخنا کر کے اس نے لوگوں کو دیکھنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ پھر پہلی جیپ اس کے سامنے سے گزری اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسے دیکھ لیا۔ جیپ تیزی سے رکی تھی۔ وہ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ اشارے کر رہے تھے اور چند لمحات کے بعد چاروں جیپیں اس جگہ رک گئی اور وہ سب نعمان خان کی طرف دوڑ پڑے۔ نعمان خان کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ لوگ اس کے دشمن نہ ثابت ہوں، لیکن اب تو جو کچھ ہونا ہو جائے۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ چند لمحات کے بعد وہ لوگ اس کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر انہوں نے بے صبری سے کمبل اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اوہ اوہ، یہ پال اسٹیفن ہی معلوم ہوتا ہے، ذرا کمبل اور ہٹاؤ، کسی نے کہا۔ ان کے لہجے و زبان سے نعمان خان ان کے بارے میں اندازے لگا رہا تھا۔ اس کے بدن پر جھولتے ہوئے چیتھڑوں اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ یہی شخص پال اسٹیفن ہے۔ نعمان خان کو یہ جان کر بڑی حیرت اور مسرت بھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ پال اسٹیفن کو نہیں جانتے تھے۔ ویسے پال اسٹیفن کا نام لیتے ان کے لہجے میں کوئی ایسی نفرت یا وحشت نہیں پائی جاتی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ پال اسٹیفن ان کا دشمن ہے۔ اس کی حالت تو بہت خراب معلوم ہوتی ہے، جلدی اٹھاؤ، اسے جیپ میں لے چلو۔ لیکن اس کا سامان، کسی نے کہا، اور وہ چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر کسی کی نگاہ غار کی طرف اٹھ گئی اور اس نے دوسروں کو اس سے متوجہ کیا۔ تھوڑی دیر میں پال اسٹیفن کا سامان غار سے نکالا گیا۔ اس دوران میں نعمان خان کو اٹھا کر جیپ کی پچھلی حصے پر لٹا دیا گیا اور کمبل اس کی گرد لپیٹ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے جیپ کا ہوڈ بھی چڑھا دیا تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کسی نے پوچھا۔ کیمپ واپس چلو، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ شاید سردی کھایا ہوا ہے، بہت سے زخم بھی ہیں اس کے بدن پر، دیکھو برف کی تباہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ بیچارہ پال اسٹیفن، کسی نے کہا، اور جیپیں واپسی کا سفر طے کرنے لگی۔ نعمان خان نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچا کہ تقدیر اس پر مہربان ہوتی ہے جو جان لیوا ہولناک سفر اس کی زندگی بچا کر اسے سہولتیں مہیا کر رہی ہے۔ دوران سفر وہ اپنے ذہن و دل میں کچھ فیصلے کرتا رہا، مثلا یہ کہ فوری طور پر حواس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو جائے اور یہ نہ پتہ چل جائے کہ پال اسٹیفن کیا چیز ہے اور یہ لوگ اس سے ناواقف کیوں ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پال اسٹیفن کو نام سے جانتے ہیں لیکن اس کی شکل سے ناآشنا ہے۔ دفعتاً اس نے سوچا کہیں اس کے سامان میں کوئی ایسی چیز نہ رہ گئی ہو جو پال اسٹیفن کی نشاندہی کر دے، مثلا اس کی کوئی تصویر وغیرہ، لیکن بظاہر تو وہ سب چیزیں دیکھ چکا تھا، تصویر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ خدا کرے ایسا نہ ہو اور اسے کم از کم اس حد تک سمجھنے کا موقع مل جائے کہ وہ اپنا کام انجام دے سکے۔ جیپوں کا سفر تقریباً 40 منٹ تک جاری رہا اور اس کے بعد وہ رک گئی اور اس نے ایسا محسوس کیا کہ وہ کسی بند جگہ میں ہے، شاید کوئی عمارت۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ لوگ اسے تیزی سے اٹھائے ہوئے اندر لائے، ایک آرام و نرم بستر پر لٹا دیا۔ اس کے بعد اس کا علاج شروع ہو گیا۔ شاید ان لوگوں میں کوئی ڈاکٹر بھی تھا۔ اس نے نعمان خان کو چند انجیکشن دیے جس سے نعمان خان کو اپنے بدن میں توانائیاں بحال ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کا ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ چند لوگ اس کی تیمارداری میں مصروف رہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ نعمان خان نے ان کی گفتگو پر کان لگا دیے۔ بیچارہ پال اسٹیفن، نہ جانے ہمارے لیے کتنے مصائب سے گزرا ہے، ہم اس کی خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر یہ لوگ بر وقت ہمیں صورتحال سے آگاہ نہ کرتے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ صورتحال ابھی تک ہمارے سامنے واضح نہیں ہے اور وہ مشکلات اس وقت تک موجود ہیں جب تک کہ وہ خطرناک لڑکی نینسی کوئن ہمارے ہاتھ نہیں لگ جاتی۔ اس کے بارے میں میری معلومات بہت محدود ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ لڑکی طویل عرصے ہمارے ایک اہم ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی۔ دراصل اس کے بارے میں جو انکشافات ہیں وہ بڑے انوکھے ہیں۔ ہمارا مخصوص ڈپارٹمنٹ عموماً غیر کو یا کسی ایسے شخص کو جس کا تعلق ہم سے نہ ہو اپنے ہاں نہیں رکھتا، لیکن اس نے اتنی چالاکی سے اپنے آپ کو ہمارے ہاں کے ماحول میں ضم کیا کہ ہم صحیح صورتحال کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اس کی قومیت کے بارے میں اس وقت تک پتہ نہ چل سکا جب تک یہ ہمیں ڈاج دے کر نکل نہ گئی۔ کیا مطلب؟ شاید تم ان معاملات سے بالکل ہی ناواقف ہو۔ ہمارا جو مشن کام کر رہا ہے اس کا انتہائی اہم مقصد ان پہاڑوں کو اپنے قبضے میں لے کر یا ہمارے ملک کی پسندیدہ حکومت قائم کرانے کا کام سر انجام دینا ہے،
और इस सिलसिले में Y3A डिपार्टमेंट मुकम्मल कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमारी इन कार्रवाइयों को काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ मुश्किलात दरपेश हैं और ये लड़की नैन्सी क्वीन ने इस सिलसिले में कुछ ऐसी माइक्रो फिल्म बनाई है जिसमें हमारे इस मखसूस मंसूबे की मुकम्मल तफसील मौजूद है। ये माइक्रो फिल्में वो किसी पुरस्कार मुल्की वसासे से यहाँ तक पहुँचाना चाहती थी और इसने अपने मंसूबे में जिस शख्स को एतमाद में लिया वो हमारा वफादार था। इसने बर वक्त हमें इसके बारे में आगाह किया, लेकिन ज़रा सी लग़ज़िश ने नैन्सी को यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। फिर हमारे इस डिपार्टमेंट के लोग इसके पीछे लग गए, लेकिन इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकी। इस बार उसे यहाँ के एक पड़ोसी मुल्क में देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि वो यहाँ की सरहदों में दाखिल होना चाहती है। पॉल स्टीफन हमारे मुफादात के लिए एजेंट की हैसियत से काम करता था। वो इसका ताल्लुक हमारे मुल्क से नहीं था। इसकी खिदमत को हमेशा सराहा गया है। इस ज़हीन इंसान ने नैन्सी को दरियाफ्त किया और हमसे हदायत मांगी तो फौरी तौर पर इससे हदायत की गई कि वो नैन्सी क्वीन को जिस कीमत पर भी हो जिंदा पकड़ने की कोशिश करे। क्वीन हमारे यहाँ काम करती थी। अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कौन से मुल्क के लिए काम कर रही थी। इस बात को बड़ी हैरत की निगाह से देखा गया कि वो मुकामी हुकूमत से दिलचस्पी रखती है और यहाँ पहुँचकर माइक्रो फिल्में उसके हवाले कर देना चाहती है। बहरतौर पॉल स्टीफन हदायत के मुताबिक इसके पीछे लग गया, लेकिन नैन्सी क्वीन इन इलाकों में आकर गुम हो गई। वो जिस समझ से सरहद में दाखिल हुई थी इसके बारे में अंदाज़ा लगा लिया गया कि आसानी से अपना सफ़र जारी नहीं रख सकेगी और रास्ते की लातादाद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। हैरत की बात है कि कुछ और पुरस्कार लोग भी इसके पीछे हैं। जब पॉल स्टीफन की रिपोर्ट है, इसने कहा कि वो नहीं कि वो लोग हैं। वो नहीं जानता कि कौन लोग हैं जो नैन्सी क्वीन को रोक कर वो माइक्रो फिल्में हासिल कर लेना चाहते हैं। इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनका ताल्लुक इस मुल्क से नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पॉल स्टीफन के बयान के मुताबिक नैन्सी क्वीन पर जानलेवा हमला भी किया है। ये दूसरी बात है कि उस वैद बिल्ली बच गई और उनके चुंगल में भी नहीं आई। इसके बाद आखिरी पैगाम जो इसने हमें दिया वो यही था कि वो तन्हा नैन्सी क्वीन को गिरफ्तार नहीं कर सकता और इसके लिए मिसिज एडमंड ग्रुप को अगर उसे इमदाद फराहम करें। चुनांचे हमने कैंप पॉल स्टीफन और नैन्सी क्वीन को तलाश करने के लिए लगाया था। वैसे इंतहाई अहम आदमी है और खासा चाकू चौबंद मालूम होता है। तुम नहीं जानते इसके बारे में। इसकी रिपोर्ट देखो, इसके फाइल देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी खतरनाक हैसियत का मालिक है। इसे दुनिया की कई ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। मुहिम जो इसकी फितरत है। दुनिया के तकरीबन बेशुमार गोशों में इसके तल्लुकात ऐसे खतरनाक लोगों से हैं जिनके यहाँ ये किंग कहलाते हैं। ये शख्स बला का फुर्तलो खुश मिजाज है, हमेशा चुकन्ना रहने का आदी, और हमारे यहाँ इसकी फाइल की खुसूसी बात मौजूद हैं। इस जैसा आदमी अगर इन हालात का शिकार हो जाए तो इससे तुम अंदाज़ा लगा लो कि क्या कैफियत हो सकती है। सफेद बिल्ली, अच्छा नाम दिया तुमने इस लड़की के बारे में। और क्या जानते हो? वहशी, खूंखार और पलक झपकते में कत्ल कर देने वाली। ओह, निगाहों से यहाँ रूमानी गुफ्तगू भी मकसद है। बात एक दुश्मन की हो रही है। दूसरे शख्स ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और सवाल करने वाला खामोश हो गया। लेकिन नुमान खान का मकसद हल हो गया था। यहाँ भी इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि दानिस्ता तौर पर इसे सूरत हाल से इस कदर आगाही हो गई, वरना इन मामलात के बारे में तफसीलात मालूम करना बड़ा मुश्किल काम था। और अब उसे इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि वो ज़हनी तौर पर पागल बना रहे। अलबत्ता उसे सोचना था कि अब इसका दूसरा कदम क्या होना चाहिए। नैन्सी क्वीन के बारे में इससे जो कुछ सुना था, इससे उससे अंदाज़ा हो गया था कि लड़की अपने ही कबील से ताल्लुक़ रखती है। अगर इसे बचाने की कोशिश कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। मामलात अब इतने गंभीर नहीं थे कि नुमान खान को चंद लम्हात भी यहाँ इन इलाकों में बसर करने में तामुल होता। नैन्सी क्वीन अगर उसके हाथ लग जाए तो इसकी हिफाजत की जाए और फिर वो दोनों मिलकर दारुल-हुकूमत पहुँचे, बशर्ते कि नैन्सी दस्तयाब हो जाए। उस लड़की से नुमान खान को अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई, क्योंकि किसी भी हैसियत से वो इसके वतन की खैरख्वाह थी। बल्कि ये भी हो सकता है कि सूरत हाल कोई ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाए जिससे नुमान खान को भी अपने मिशन में आसानी हो जाए। वो एक आम आदमी की हैसियत से दारुल-हुकूमत पहुँच कर अपना तारुफ किस तरह कराता, उन लोगों से किस तरह मुतारिफ होता और कैसे यकीन दिलाता कि जो कुछ कह रहा है दुरुस्त है। लेकिन अगर नैन्सी क्वींस के साथ शरीक हो जाए तो फिर इन मामलात में बड़ी ही आसानी पैदा हो जाएगी। चुनांचे इसने अपने ज़हन में एक पॉलिसी मुरतब करके इस मामले के हर पहलू पर गौर किया और अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया कि अब काम की नोयत तब्दील कर दी जाए। तकरीबन 4 घंटे के बाद जब इसका उज़ू मुकम्मल आराम करने के बाद पुरस्कून हो गया तो इसने अपने हवास की वापसी का ऐलान कर दिया। इस वक्त सामने सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था जो किसी किताब की वर्क गर्दानी में मसरूफ था। हेलो, इसने अपने लहजे में तब्दीली पैदा करके कहा। किताब पढ़ने वाले आदमी के हाथ से किताब नीचे गिर गई। वो शायद कोई सनसनी खेज मंजर पढ़ रहा था और इस आवाज़ ने इसके आसाब पर असर डाला। लेकिन दूसरे लम्हे से किताब संभाली और इसे रख कर उठ खड़ा हुआ। हेलो स्टीफन, क्या तुम अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हो?
हाँ लेकिन तुम लोग, मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे वो साथी जिनके लिए तुमने ये तकलीफ दे मिशन अंजाम दे रहे थे। ओह शुक्र है मुझे उस अजीब मुसीबत से निजात मिली। नुमान खान ने आंखें बंद करके कहा। दूसरे लम्हे वो आदमी नुमान खान की तरफ मुतवज्जो होने के बजाय बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो कई अफराद इसके साथ थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हेलो पाल स्टीफन, मेरा नाम डोर्क है, डोर्क से मिलो। मैं इस टीम को कमांड कर रहा हूँ जो ये नैन्सी क्वीन की तलाश के सिलसिले में काम कर रही है। मुझे मालूम है मेरे दोस्त पाल स्टीफन के तुमने हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाई, लेकिन इत्मीनान रखो, अब तुम बेहतर हालत में हो। मैं आप लोगों के मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मिस्टर डोर्क, आपने मुझे कहाँ पाया? उस गार के सामने जहाँ तुम शदीद सर्दी से मुतासिर होकर बेहोश पड़े हुए थे। सर्दी? मेरे खुदा क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मुझे कैसी कैसी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। मैं खुद भी एक सर्द मुल्क का बाशिंदा हूँ, लेकिन इतने दुश्वार गुजार इलाकों में ये होलनाक सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन सफ़र था। क्या तुम नैन्सी क्वीन का ताक़ुब कर रहे थे? हाँ, वो खौफनाक लड़की नहीं, छलावा है। मैंने इसे 2 दफ़ा मिस किया है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो एक जंगली शेरनी है जिसे काबू करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं। हर जाल काटने की सलाहियत रखती है वो। हाँ, इसके बारे में यही रिपोर्ट है, लेकिन पाल स्टीफन तुम भी तो कम नहीं कि तुमने इसे अपने आप से बदतर तस्लीम कर लिया। हालात मिस्टर डोर्क, बाज़-औक़ात हालात इंसान को पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। मैं अगर शदीद सर्दी से मुतासिर न हो जाता तो अब तक वो मेरी दस्ते से बाहर न रहती। फिक्र मत करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे क्या तुम हमें सिलसिले में तफसीलात बताओगे? मैं नहीं जानता उस बस्ती का क्या नाम था। दरअसल इस इलाके से अदम वाक़फ़ियत ने मेरी राह में बेपनाह मुश्किलात पैदा की। अगर मुझे इसके नक्शे दस्तयाब हो जाते तो, और ये अंदाज़ा लगा लेता कि कौन कौन से रास्तों से गुजर यहाँ पहुँचा जा सकता है, तो शायद मेरे लिए काम में इतनी मुश्किल पेश ना आती। 1 मिनट, मैं तुम्हारे कुछ मंगवाता हूँ। गालिबन ओवल टीम तुम्हें इस पर सूट करेगी, डोर्क ने कहा। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा गिलास नुमान खान के पास पहुँच गया जो नफीस किस्म की ओवल्टीन से भरा हुआ था। नुमान खान ने ओवल्टीन आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ लेकर अपने मैदे में उतारी और उसकी खुशगवार गर्माहट के एहसास ने उसे मसहूर कर दिया। डोर्क उसके नज़दीक बैठ गया। इसने दूसरे आदमी को इशारा किया और वो सब वहाँ से बाहर निकल गए। तब डोर्क ने कहा, पाल स्टीफन, मैं इस सिलसिले में अब तुम्हारे साथ मुकम्मल ताउन पर के लिए तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड। वैसे आप लोग ये इस इलाके में कब से हैं? बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी इत्तला के बाद हमें यहाँ भेजा गया था। मुझे हिदायत की गई थी कि हर तरह से नैन्सी क्वीन को तलाश करके रास्ते रोकने की कोशिश की जाए और इससे मुल्क के दारुल हुकूमत तक ना पहुँचने दिया जाए। ये भी कहा गया है कि अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सख्त मिशन पर आए हो, चुनांचे जिस तरह भी मुमकिन हो सके तुम्हें तलाश करके भरपूर इमदाद फराहम की जाए। लेकिन एक बड़ा मसला यह है जिसके बारे में तुमने हमें इत्तला भी दी थी। क्या? नुमान खान ने सवाल लिया। उन लोगों का जो पुरस्कार हैसियत रखते हैं, कि तुम बता सकते हो मिस्टर पाल स्टीफन कि वो लोग किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या हुलिया इनका? मैं नहीं जानता। वो इंतहाई खूंखार है। अगर मैं उनके करीब पहुंचने की कोशिश करता तो यकीनन मेरी ज़िंदगी के गाहक बन जाते और शायद मुझे इनसे फरार मुमकिन नहीं था। एक वाक़या याद करके तुम्हारी बात की तस्दीक करता हूँ। एक शाम हम लोग एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे। हमने चंद ऐसे लोगों को देखा जो मुकामी लिबास में थे। वो टोपियाँ जिन्हें हम मंगोल टाइप कह सकते हैं, इनके सरों पर लंबी लंबी जुल्फ़ें और राइफलें। हम लोग इन्हें शिकारी समझे थे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो शिकारी नहीं थे। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं। मैंने इन्हें इसी हुलिये में देखा। लेकिन मिस्टर डोर्क, क्या वो लोग आपका ताक़ुब करते रहे हैं? हाँ, अगर उसी शाम देखकर हम दोबारा ना पाते तो ये एहसास होता है कि उससे भी इत्तेफाक था, लेकिन अभी महसूस होता है मुसलसल हमारे ताक़ुब में मसरूफ़ है। उन्हें आखिरी बार अब से 40 घंटे कबल देखा गया था। उस वक्त उनकी तादाद 10 थी और वो 2 जीपों में सवार सफ़र कर रहे थे। हम बुलंदी पर थे और वो गहराई में। बज़ाहिर ये महसूस होता था जैसे वो अपनी तरफ जा रहे हों, लेकिन अभी अंदाज़ा होता है कि ऐसा नहीं था। तो फिर सबसे पहले हमें इनसे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। क्या इनसे जंग की जाए? अगर ज़रूरत हो। वैसे क्या कोई करीबी बस्तियाँ मौजूद है? शीरान खान ने पूछा। दूर दूर तक नहीं, लेकिन बस्ती तक पहुँचने के बजाय हम नैन्सी क्वीन को तलाश करें। मुमकिन है वो भी आबादी हमारी तरफ बर्फ़ के वीरानों का शिकार हो गई हो, डोर्क ने कहा। शायद। नुमान खान ने पुरखैल अंदाज में गर्दन हिलाई। हम तुम्हारी हालत बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम अपने आप को सफ़र करने के काबिल पाते हो डेरपाल? डोर्क ने नर्म और मुखलिसाना अंदाज में कहा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ज़िंदगी सख्त तरीन हालात में गुजरी है। हाँ, हम जानते हैं, डोर्क ने जवाब दिया और फिर अपने आदमियों को सफ़र की तैयारियों की हिदायत करने लगा। इस काम में तकरीबन 20 मिनट सरफ हुए। इसके बाद डोर्क नुमान खान के साथ बाहर आ गया। खैमे वगैरह लपेट लिए गए और एक बड़ी लैंड रोवर में बार कर दिए गए। ये लैंड रोवर शायद सामान बार की हुई थी। 4 जीपें इस जगह खड़ी हुई थी और इस वक्त इनमें तमाम अफराद मौजूद थे। नुमान खान ने डोर्क के साथ एक जीप में बैठते हुए कहा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर, इसने नुमान खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा।
क्या नैन्सी क्वीन की तलाश के लिए आप लोग सिर्फ यकजा होकर काम कर रहे हैं या आपके कुछ अपराध अतराफ में भी बिखरे हुए हैं? बिल्कुल बिखरे हुए हैं। मैंने बहुत से लोगों को हिफाजती इंतजामात के साथ इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिस्सों में मखसूस कर दिया है। अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ थोड़ी दूर चलकर हमारे आदमी मुतय्यन हैं, उनसे हम इस सिलसिले में सवालात करेंगे। जिस जीप पर नुमान खान बैठा हुआ था वो बहुत शानदार और मजबूत थी। इसके पिछले हिस्से में 3 राइफलें रखी हुई थी और एक बड़े पैकेट में हैंड ग्रेनेड और छोटे रॉकेट लॉन्चर रखे हुए नजर आ रहे थे। और नुमान खान ही इनकी ये तैयारी देखकर सोच रहा था कि पहाड़ों की तकदीर वाकई गर्दिश में है। इन कमबख्तों ने ऐसा खतरनाक जाल फैलाया हुआ है कि इससे निमटना भी आसान नहीं होगा। ताहम वो गैर मुतमईन नहीं था। जीपें आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर के बाद फिर से बर्फानी इलाका शुरू हो गया। वो एक तवील चक्कर लेकर दाहिनी समत मुड़ गए थे। थोड़ी देर के बाद वो एक दर्रे के दरमियान पहुंच गए। हर समत बर्फ की चट्टानें इनका हसार किए हुए थी। सर्द हवाएं बदन को छू रही थी। जिस इलाके से वो आए थे यहाँ की निस्बत वो बहुत गर्म था, जबकि इसके चारों तरफ सर्दी ही सर्दी फैली हुई थी। दर्रे में तकरीबन 5 मिनट तक सफर करने के बाद डोर्क ने हाथ उठाया और तमाम गाड़ियां रुक गईं। नुमान खान चौंक कर इधर देखने लगा। तब डोर्क ने अपनी जीप से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, उसे चेहरे के करीब लाकर बोला, हेलो 424242। हेलो हेलो मिस्टर डोर्क, 42 बोल रहा हूँ। तुम अपनी जगह मुतय्यन हो? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तो फिर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम हमारी गाड़ियों को देख चुके हो? बखूबी, और मैं आपको मुखातिब करने के बारे में सोच रहा था, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, डोर्क ने जवाब दिया। नुमान खान दिलचस्प निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। जो गुफ्तगू हुई थी उससे बखूबी सुनी थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने बुलंदी से एक शख्स को नीचे उतरते देखा जो बर्फबारी और सर्द हवाओं से बचाव का बेहतरीन लिबास पहने हुए था। लिबास सफेद था, इसलिए बर्फ की सफेद चादर पर अगर गौर किया जाता तो नजर आता, वगरना उसमें वो जम होना चाहता तो इसे मुश्किल न होती। थोड़ी देर के बाद नीचे उतरा और जीप के नज़दीक पहुंच गया। इसके अक़ब में 2 आदमी और नीचे उतर रहे थे। डोर्क ने इसका इस्तकबाल किया और वो भी जीप में आ बैठा। 42 क्या पोजीशन है? कोई ख़ास नहीं जनाब, हमारे आदमी अतराफ में फैले हुए हैं और अभी तक कोई काम की बात नहीं मालूम हो सकी, लेकिन हमने इन ताक़ुब करने वालों को भी देखा है। वो कहीं ना कहीं किसी शक्ल में नज़र आते रहते हैं। ये यकीन हो गया है मुझे कि वो बस हमारा ताक़ुब कर रहे हैं और हम पर निगाह रखना चाहते हैं। ओह, जिन लोगों को तुमने अपने अतराफ में देखा है इनकी तादाद कितनी है? 6 आदमी थे और उसी लिबास में। मेरा ख्याल है 42 अपने आदमी को यहाँ से हटा लो, हमें इस जगह रुकना नहीं चाहिए। वैसे आखिरी बार तुमने ताक़ुब करने वालों को कब देखा था? पिछली रात जनाब, वो हमारे सामने से घूरते हुए गुजरे थे, लेकिन पता नहीं क्यों है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, अपने आदमी को गाड़ी में बैठ जाने की हिदायत करो, डोर्क ने कहा। इस असना में 2 आदमी जो 42 के अक़ब में उतर रहे थे गाड़ी के नज़दीक पहुँच गए और फिर 42 की हिदायत पर वो भी पिछली जीपों में बैठ गए। 42 नुमान खान और डोर्क के साथ बैठ गया। जीपें स्टार्ट होकर फिर आगे चल पड़ी और डोर्क ने ड्राइवर से कहा, मशरिकी समत चलो। ड्राइवर ने कुछ आगे चलने के बाद जीप का रुख मशरिकी समत कर दिया। ये दर्रा आगे जाकर 3 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया था। एक रास्ता आगे चला जाता था और 2 मुख्तलिफ समतों में फैल जाते थे जो आगे चलकर चौड़े हो गए थे और दर्रा यहाँ पहुंचकर ख़त्म हो जाता था। हद निगाह भूरभूरी बर्फ के वीराने फैले हुए थे या फिर वो बर्फ चोटियाँ जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। हवाएं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी और अब ये सफ़र खामोशी से तय हो रहा था। बर्फ के इस वीराने में उन्होंने तकरीबन 5 घंटे सफ़र किया। सर्द हवा के थपेड़े खून को जमा दे रहे थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद खुश्क पहाड़ों का सिलसिला नजर आने लगा जिनकी चोटियों पर हल्की हल्की घास झांक रही थी। दफतन 42 ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है जनाब ताक़ुब हो रहा है। क्या? डोर्क चौंक पड़ा। जी हाँ, मैंने महसूस किया है, मगर हमने तो महसूस नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी छत्तीस बताते हैं कि कुछ लोग हमारे ताक़ुब में हैं। चलते रहो, अगर वो सिर्फ ताक़ुब कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। हाँ, अगर हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेंगे तो इनसे बचाव के लिए हमारे पास मुकम्मल इंतजामात हैं, डोर्क ने कहा। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छाई रही। ड्राइवर उसके साथी शायद इन ताक़ुब करने वालों के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश में मसरूफ थे। माहौल पर सनसनी छा गई थी। डोर्क की उकाबी निगाहें वीराने पर जमी हुई थी और नुमान खान सोच रहा था कि किस तरह सीधे रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। काश इसे ऐसी आसानी हासिल होती। गुजरने वाले हर लम्हे की कीमत थी, लेकिन मजबूरियां लम्हात को भी कीमत कर रही थी और नुमान खान के सीने का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। कुछ लम्हात मुसलसल खामोशी रही। फिर डोर्क ने सबको पीछे एक टूटी हुई चट्टान के पास पहुंचने को कहा। पूरी तौर पर कार्रवाइयां रोक दी गईं, सिवाय इसके कि सबने असला उठा लिया। डोर्क के आदमी पूरी तरह मुस्तैद थे। अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि आने वाले कितने हैं, इनका मकसद क्या है। थोड़ी देर के बाद वो सब लोग मैदान पर निगाह जमाए टूटी हुई चट्टान के पास थे। फिर 42 ने कहा, इनकी तरफ से तहरीक खत्म हो चुकी है, या तो वो मुड़ गए हैं या फिर कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है मिस्टर डोर्क? ये लोग मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है, तो हम इनकी मौजूदगी से पता चलता है मुमकिन इन्हें हमारे यहाँ पनाह लेने का इल्म हो गया हो।
और वो वाकई बकौल तुम्हारे कोई मनसूबाबंदी कर रहे हों। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मिस्टर डोरक हम लोग एक जगह जमा होने के बजाय मुंतशिर होकर इनका इंतज़ार करें? मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, तो बराए करम आप थोड़े थोड़े आदमी को मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दें। आइए मिस्टर पाल स्टीफन, आप मेरे साथ आइए, फोटो ने कहा। नुमान खान के हाथ में एक ऑटोमेटिक राइफल दे दी गई थी और वो भी इस वक्त इन लोगों के साथ नामालूम लोगों से जंग करने के लिए तैयार था। फोटो ने अचानक अपने साथ आने के लिए कहा था। डोरक ने कोई एतराज़ भी नहीं किया था। नुमान खान के साथ चल पड़ा। उसी और इस चट्टानी इलाका तारीकी में डूबा हुआ था और आगे आने के रास्ते नजर नहीं आते थे। वो टटोल टटोल आगे बढ़ते रहे। डोरक अपने आदमियों को मुख्तलिफ समतों में फैलने की हिदायत ले रहा था। थोड़ी देर के बाद छोटी सी चट्टान की आड़ में फोटो रुक गया। मेरे ख्याल में मिस्टर पाल स्टीफन ये जगह हमारे लिए मुनासिब है। नुमान खान खामोश हो गया और चट्टान के पास बैठ के फोटो की निगाहें तारीकी में भटक रही थी। मशरिक में फैले हुए पहाड़ों के अकब से चांद आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था और बदरू चट्टानें इसकी खुशरू रोशनी में नहाई जा रही थी। चांद के साए आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे थे और माहौल मुनव्वर होता जा रहा था। दफतन नुमान खान को फोटो की आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम ग्राहम स्टूड है और मैं ब्लैक विंग में प्रचार की हैसियत रखता हूँ। नुमान खान ने चौंक कर फोटो को देखा। इस तारुफ का मकसद इसकी समझ में नहीं आ सका था, लेकिन इसकी इस तरह चौंक कर देखने पर फोटो मुस्कुरा दिया। हाँ मेरे दोस्त, चौंकने की ज़रूरत नहीं। मेरा तुम्हारा मिशन एक ही है। ये दूसरी बात कि हम दोनों ही घूम घाम कर अपना काम करना पड़ रहा है। तुम्हारी गुमशुदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कन थी और यकीन करो बर्फ़ के इन वीरानों में मैंने चप्पे चप्पे पर तुम्हें तलाश किया है। मेरा मकसद तुमसे मिलकर ही हल हो सकता था। मुझे यकीन था कि बिलाखिर तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ओह, नुमान खान के ज़हन में चरखी से चलने लगी। इसका मकसद ये शख्स उससे कुछ चाहता है। तब इसने आहिस्ता से कहा, क्या नाम बताया तुमने? ग्राहम कह सकते तुम मुझे? ग्राहम स्टूड। क्या सबूत इस बात का मिस्टर स्टूड के तुम? इसके लिए ब्लैक विंग का नाम काफ़ी नहीं है, ग्राहम ने जवाब दिया और नुमान खान खामोश हो गया। सुनो दोस्त, ये लोग जो हमारा ताकुब कर रहे हैं दर हकीकत हिडन फोस्टर के आदमी हैं, लेकिन उन्हें सुनकर शायद हंसी आए कि इस वक्त इन लोगों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये मेरी ही ईमा पर इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं ताकि मेरी इस बात की तस्दीक हो सके। कमाल की बात है। नुमान खान को अपने ज़हन पर काबू पाना मुश्किल हुआ जा रहा था, क्योंकि ये साजिश दर साजिश थी। इन अल्फाज से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि जिस वो फोटो के नाम से पुकारा जा रहा था और जो शख्स अब इसके सामने अपने आप को ग्राहम स्टूड कह रहा था, किसी ब्लैक विंग से मुतल्लिक करार दे रहा है। वो डोर का मुखलिस नहीं बल्कि कोई और ही खेल खेल रहा है। इस वक्त इस बात की ज़रूरत थी कि नुमान खान इसकी बात को इस अंदाज में सुने कि उसे कोई भी शुबा न हो सके कि कम अज़ कम वो शख्स अपने दिल में नुमान खान को पाल स्टीफन तस्वुर कर चुका था। चल लम्हात की खामोशी के बाद ग्राहम ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि तुम शदीद हैरत का शिकार हो गए हो, लेकिन ये बात तुम्हारे इल्म में है कि ब्लैक विंग लड़की को अपनी तहवील में देखना चाहता है। मैंने यहाँ जितने जाल फैलाए हैं, अगर तुम इनकी तफसील बताऊँ तो तुम्हारा जहन उलझ कर रह जाएगा। यूँ समझो कि हिडन फोस्टर भी मेरे शिकंजे से नहीं हट सकता। अगर हम डोर की शदीद मुज़ामत का ख़तरा ना होता तो हम बहुत कुछ कर लेते, लेकिन बदकिस्मती है कि हिडन फोस्टर भी लड़की को अपनी तहवील में देखना चाहता है। इसका मकसद कुछ और है। दरअसल वो चाहता है कि लड़की को अपने काबू में करके इससे वो तफसीलात मालूम करे जो इस इलाके के बारे में है, और फिर इस बड़े मुल्क को ब्लैकमेल किया जा सके। और यही मकसद डोर का भी है, लेकिन डोर इस बड़े मुल्क के लिए काम कर रहा है। तुम जानते हो कि ब्लैक विंग अपने तौर पर इन दोनों को डबल क्रॉस करना चाहता है। और डेर पास स्टीफन, तुम्हें अपना मिशन मालूम होगा। काम वही है जो हिडन फोस्टर चाहता है, लेकिन ये काम हिडन फोस्टर के लिए नहीं बल्कि ब्लैक विंग के लिए है। जबकि मैंने हिडन फोस्टर को डोर में उलझाकर इस मामले को रुकवा दिया है। क्या मतलब? हाँ मेरे दोस्त, बगौर सुन लो, लड़की फोस्टर के कब्जे में है। नुमान खान का जहन भग से उड़ गया। खोपड़ी फजा में मौलिक होती जा रही थी। दर हकीकत इस साजिश के डांडे इसे नहीं मिल रहे थे। वो अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहा था कि ग्राहम स्टूड कह रहा था, और ऐसे ऐसे बात इसकी समझ में आती चली गई। तब ग्राहम स्टूड ने कहा, बेहतर ये होगा कि तुम हिडन फोस्टर के पास चले जाओ। मेरा मकसद इससे मुलाकात करने नहीं बल्कि नहायत एहतियात से इस लड़की को हिडन फोस्टर के कब्जे से निकालने के लिए। मैं तुम्हें इसका पता बता देता हूँ। हिडन फोस्टर ये जानता है कि ग्राहम स्टूड इसका हम रुकन है और वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। और फिर ये लोग जिन्हें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इस बात की गवाही देंगे कि इस वक्त मैं डोर के साथ था जब लड़की इसके कब्जे से निकली। लेकिन पाल स्टीफन, ये काम तुम ही बेहतर तौर से अंजाम दे सकते हो। लड़की को हिडन फोस्टर के कब्जे से निकाल कर रुपोश हो जाओ और किसी भी तरह किसी भी आबादी तक पहुँचने की कोशिश करो। इसके बाद तुम मुझसे राब्ता कायम कर सकते हो और हम लड़की को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। अब मैं लोगों को हुक्म देता हूँ कि हमला कर दे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को यहाँ पोशीदा कर लो। ये लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मोर्चाबंदी किए हुए हैं, तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डोर के दो आदमी को ज़्यादा हलाकत का सामना न करना पड़े, लेकिन अगर सूरत हाल नागुज़ीर रही तो फिर यह भी हो सकता है कि डोर के साथी मारे जाएँ। तुम्हारे लिए मैं एक रास्ता छोड़ देता हूँ। जीपें मौजूद हैं और एक जीप की चाबी है।
یہ اس جیپ کی چابی ہے جس کے اوپر ہوڈ لگا ہوا ہے۔ جیپ پوری طرح تیار ہے، تم اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ بائیں سمت سیدھ میں چلے جانا، تقریباً 8 فرلانگ چلنے کے بعد تمہیں کچھ کھنڈرات ملیں گے، وہاں سے جنوبی سمت اختیار کر لینا۔ جنوبی سمت اختیار کر کے تم ایک چھوٹی سی قلعہ نما عمارت کے پاس پہنچ جاؤ گے جو آثار قدیمہ میں سے ہے اور اس میں کوئی آبادی نہیں، لیکن یہ بات صرف میں ہی جانتا ہوں کہ وہاں ہڈن پوسٹر موجود ہے اور اس عمارت میں لڑکی کو رکھا گیا ہے۔ بس اسے تلاش کرنے کے لیے تمہیں ذرا محنت سے کام لینا ہوگا، ضروری نہیں کہ آج رات سب کچھ ہو جائے۔ جیپ کو کسی ایسی جگہ پوشیدہ کر دینا جہاں سے وہ کسی کو نظر نہ آ سکے، اور اس کے لیے بھی وہاں انتظامات موجود ہیں، مثلاً وہ جھاڑیاں ہیں جو اس قلعہ نما عمارت کے مشرقی سمت میں ہیں۔ ان جھاڑیوں میں جیپ کیا ہوائی جہاز چھپایا جا سکتا ہے، وہاں سے قلعہ نما عمارت کا سفر بھی زیادہ طویل نہیں ہے۔ کیا تم یہ باتیں ذہن نشین کر رہے ہو؟ ہاں، نعمان خان نے جواب دیا۔ تو بس انتظار کرو اور سنو، جیپ کے پاس پہنچ جاؤ گے تو صورتحال بگڑنے لگے اور کسی طرح وہ لوگ تم تک بھی پہنچ جائیں تو انہیں صرف ایک نام سے خاموش کر سکتے ہو، وہ ہوگا فوسٹر ہڈن۔ کیا مطلب؟ نعمان خان نے پوچھا۔ ہڈن فوسٹر کا نام فوسٹر ہڈن ہے اور جو لوگ اسے جانتے ہیں وہ اسی نام سے پکارتے ہیں، لیکن یہ صرف ہڈن فوسٹر کے خاص آدمیوں کو ہی معلوم ہے۔ اگر وہ ہڈن فوسٹر کا نام الٹ لیں یعنی فوسٹر ہڈن، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فوسٹر کے آدمی ہیں اور اس طرح ان سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ گڈ، کیا یہ اصطلاح قلعہ نما عمارت میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ بہتر ہوگا کہ وہاں پہنچ کر تم اپنے آپ کو وہاں دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھو، چونکہ ہڈن فوسٹر بے حد مشکوک آدمی ہے۔ وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ تم اس کے اپنے ساتھی ہو، وہ صرف انہی لوگوں کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے جنہیں وہ جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہو تم؟ ہاں، نعمان خان نے کہا۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ تب فورٹو نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی راڈ کھینچنے کے بعد آہستہ آہستہ کسی کو کال کرنے لگا۔ وہ ان لوگوں کو حملہ کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ یہ ہدایات دینے کے بعد اس نے اپنی رائفل سنبھالی اور ان لوگوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا۔ نعمان خان اپنے طور پر تیار ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ عجیب و غریب سازشوں کے جال میں پھنس گیا تھا، لیکن یہ بات وہ جانتا تھا کہ اگر کسی طرح لڑکی اس کے ہاتھ لگ گئی تو اس سے اس کے کام میں آسانیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے لڑکی ان علاقوں سے واقف ہو۔ دلچسپ بات تھی کہ نعمان خان یہاں رہنے والا تھا لیکن وہ راستوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ یہاں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے یہاں سازشوں کا جال بچھائے ہوئے تھے۔ وہ گراہم اسٹریٹ کے پاس سے ہٹ گیا۔ فضا میں پہلے فائر کی ہولناک آواز سناٹے کو چیرتے ہوئے گزر گئی، پھر جواب میں ڈور کے آدمی نے رائفلوں کے منہ کھول کر اتنی زبردست فائرنگ شروع کر دی کہ تاریکیوں میں گولیوں کے چلنے کا شور اور دھماکوں کی آوازیں ماحول کے سکوت کو ریزہ ریزہ کرنے لگی۔ نعمان خان رائفل سنبھالے چھوٹی چھوٹی دیواروں کی آڑ لیتا وہ جیبوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چاروں طرف سے ہوشیار تھا اور یہ اندازہ لگاتا جا رہا تھا کہ فرار ہونے میں اسے کیا دشواریاں پیش آئیں گی۔ کہیں یوں نہ ہو کہ اس کے فرار ہوتے ہیں چھپے ہوئے لوگوں میں سے کوئی اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دے۔ بہرطور یہ خطرہ مول لینا ہی تھا۔ وہ جس جیپ پر ہوڈ لگا ہوا تھا اس کے سامنے آئی تو وہ احتیاط سے اس پہ چڑھ گیا۔ جیپ کے آس پاس کسی کی موجودگی کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے فورٹو یعنی گرام سوٹ کی فراہم کی ہوئی چابی اگنیشن میں گھمائی اور اسے آن کر کے پیٹرول چیک کیا۔ رائفل اسے اپنی گود میں رکھ لی اور پھر جیپ سٹارٹ کر دی۔ جیپ سٹارٹ کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی حرکت ڈور کو اس کے ساتھیوں کو کیا رد عمل ہوگا۔ جیپ کی رفتار انتہائی تیز تھی اور نعمان خان پوری رفتار سے اسے آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی اندرونی بات تھی جسے وہ خود محسوس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن عقب سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جس سے اسے کوئی مشکل پیش آتی۔ بلیک رنگ کیا چیز تھی اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جو کچھ گراہم اسٹروڈ نے اسے پال اسٹیفن سمجھ کر بتا دیا تھا وہی اس کے علم میں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت 3 گروہ یہاں مصروف عمل ہیں۔ نعمان خان نے سوچا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چوتھا فریق وہ خود بن گیا تھا، حالانکہ اس کا مقصد ان سب کے مقاصد سے الگ تھا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اس اطمینان ہو گیا کہ اس کا تعاقب نہیں کیا جا رہا اور وہ لوگ ایک دوسرے میں الجھ کر اسے فراموش کر چکے ہیں۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی اور نعمان خان گراہم اسٹریٹ کی نشاندہ کی ہوئی جگہوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ سامنے چند میل دور چڑھائی نظر آ رہی تھی جہاں 2 چٹانیں دور کہیں دروازے کی مانند کھڑی تھیں اور انہی کے درمیان سے گزر کر اسے آگے بڑھنا تھا۔ لیکن یہ چٹانیں شاید اس علاقے کی نشاندہی کرتی تھیں جہاں قدیم زمانے کا وہ قلعہ موجود تھا جس کی تاریخ نعمان خان کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اپنی زمین میں اپنے وطن سے وہ ایک اجنبی کی طرح ناواقف ہے، جبکہ یہاں کے رہنے والے کم از کم اپنے علاقوں کے بارے میں تفصیلات تو جانتے ہی ہوں گے۔ بہرحال چٹانوں کے دروازے سے گزرنے کے بعد وہ آگے بڑھا تو قد اعظم جھاڑیوں کے عقب میں اسے وہ سیاہ قلعہ نظر آیا جسے کائی اور مٹی کی تہوں نے سیاہ کر دیا تھا۔ یہ قلعہ دوری سے بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا، لیکن نعمان خان نے دل میں سوچا کہ اس ویرانے میں بلا شبہ یہ ایک بہترین پناہ گاہ ہے۔ تعجب کی بات تھی کہ اسے ایسی کوئی پناہ گاہ اب تک نہیں ملی تھی۔
वो परेशानियों का शिकार रहा था। ग्राहम के कहने के मुताबिक इसने जीप इन झाड़ियों की जानिब मोड़ दी और फिर कदे-आदम झाड़ियों के दरमियान इसने जीप रोककर इसका इंजन बंद कर दिया। अब यहाँ से किले में दाखिल होने और लड़की को तलाश करने का मरहला शुरू होता था, लेकिन इसके लिए आराम करना जरूरी था। चुनांचे नोमान खान इस तरह सीट पर लेट गया ताकि कुछ देर सुकून से आराम कर सके।